हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर में। दोस्तों, ये सीटेट प्रिपरेशन का सेट नंबर 4 है और आप देख सकते हैं इसका जो परीक्षा तिथि है ये 28 जुलाई 2013 है। तो ये जो मैं सेट लेकर आता हूँ दोस्तों, ये ओल्ड पेपर ही है जो कि सॉल्व्ड है। तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें, इस वीडियो का लाभ उठाएं, अधिक से अधिक आप लोग सफल हों। और आपका भाई आपसे एक निवेदन करता है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 से हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर करना। अंतर करना जो है ये सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे खालिस्तान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। अगर इस प्रकार का बच्चा हो जिसे पढ़ने के लिए कहना ना पड़ता हो, वो स्वयं से अपनी पढ़ाई करता हो और हर एक समय का उपयोग करता हो, तो उस बच्चे के लिए ये क्या कहा जा सकता है, वो किस प्रकार का शिक्षार्थी है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। वो जो शिक्षार्थी है वो स्वयं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, उसे किसी से कोई कहने की जरूरत नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं अपनी पढ़ाई करते हैं, समय निकाल करके पढ़ते हैं, वैसे अभ्यर्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। याद रखेंगे, ये जो होता है यही आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। जो इस पे ध्यान नहीं देता है, गलत है नहीं है, वही मिस्टेक करता है। आप याद रखेंगे, पूछ रहा है कि इसमें से कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यही गलत है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक खालिस्तान को योग्य बनाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स, ये आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। कह रहा कौन सा कथन सत्य है, तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यही कथन सत्य है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 यही सत्य है, समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है सामाजीकरण है। सामाजीकरण क्या है फ्रेंड्स? सामाजीकरण जो होता है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजीकरण है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजीकरण है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को
क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना सर्वाधिक उपयोगी है या सर्वाधिक सहायक है। प्रश्न संख्या 9, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को खालिस्तान है करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो कह रहा है कि शिक्षार्थी जो है किसके अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे, आत्मसात करते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, आत्मसात करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। जो शिक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो विभिन्न दृष्टिकोणों से उसका क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। ध्यान से देखें, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है, तो दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है, क्योंकि वह सीख चुकी है कि किस प्रकार से चावल और दाल को खाना है। वो चावल और दाल को मिला करके खाना वो सीख चुकी है, इसलिए उसे हम कहेंगे कि अनुकूलित कर लिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, पहले ही खाली स्थान दिया है के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। इसका करेक्ट जवाब होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संदर्भगत के अतिरिक्त। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि पर सिद्धांत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ फ च ध्वनियाँ हैं। तो थ फ च ध्वनियाँ कैसी हैं, स्वनिम ध्वनियाँ हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ फ च ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं, तो ये स्वनिम ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने, ध्यान से देखें, अब ऑप्शन पढ़ने में लेट होगा फ्रेंड्स। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को करना चाहिए कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। याद रखें, कह रहा है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो विद्यालयों को यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य है अथवा अयोग्य है, इसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, तो ये बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर वो बल देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, विद्यालय आधारित आकलन
विद्यालय आधारित आकलन क्या है? तो ये परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सीखने की तत्परता, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होगा। सीखने की सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? मान लीजिए एक शिक्षिका है, उसके कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। उसको कहने का ये तरीका है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। थोड़ा सा बोलना है, लेकिन कैसे? असुविधाग्रस्त बच्चों की संज्ञा देनी है। ओके, आइए प्रश्न संख्या 21 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? खाली स्थान है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके अतिरिक्त? सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक समावेशी विद्यालय, एक समावेशी विद्यालय का क्या तात्पर्य है? तो एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। याद रखेंगे कि एक समावेशी विद्यालय जो होता है वो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। याद रखेंगे, जो विद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, उनको इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 का संयोजन कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरण के संयोजन के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 का संयोजन। तो 2 और 3 का संयोजन का मतलब आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशालिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। प्रश्न को ध्यान से देखें। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछता है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको तो आप रट ही डालिए। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देख लेते हैं। अधिगम निर्योग्यता क्या है? तो अधिगम निर्योग्यता प्रश्न पूछ रहा है कि क्या है? यह एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो किसके अतिरिक्त? ऑप्शन नंबर 1 परिणामों की आशा करना। परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि इसमें कुछ सुधार करना है तो मैं पुनः सुधार करके ही नई वीडियो लेकर के आऊँगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। एक शिक्षक को, तो एक शिक्षक को, बस प्रश्न दे दिया कि एक शिक्षक को, तो क्या? ऑप्शन नंबर 4, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, यदि आप एक शिक्षक हैं तो एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वो परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य कारण होगा कि वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। याद रखेंगे, यदि कोई बच्ची है या कोई लड़का है, अगर परीक्षा में वो टॉप करना चाहता है, वो टारगेट बनाया हुआ है, लेकिन वो परीक्षा में जाने से पहले वो काफ़ी नर्वस हो जाता है और अच्छे से उत्तर नहीं दे पाता है, तो उसका यही कारण हो सकता है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है या कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।